फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे सर्वसत्तावाद के बारे में। सर्वसत्तावाद को बोलते हैं इंग्लिश में टोटलिटेरियनिज्म। मतलब टोटलिटेरियनिज्म मतलब जिसके अंदर टोटल कंट्रोल एक किसी पार्टी के पास होता है और वो लोगों को अपनी ताकत के बल के ऊपर लोगों को दबाती है और उसके ऊपर शासन करती है। इसको जो अगर हम सेंस देखते हैं कि जो ये चीज़ लागू की गई, इसके अंदर कौन कौन से देशों के अंदर लागू की गई। ये पहला तो खासकर हम जानते हैं कि रूस के अंदर, रशिया में हुई। जब सोवियत संघ के टाइम के अंदर इस चीज़ को लागू किया गया था, वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार जब वहाँ की थी। फिर जर्मनी के अंदर फासिस्ट सिस्टम आया, नाजी सिस्टम आया। इटली के अंदर फासिस्ट सिस्टम आया, उसने उनको लागू करा। फिर हमारा जो बराबर में देश है चीन, चीन के अंदर भी इस चीज़ को लागू किया गया। जैसे हम कहते हैं कम्युनिज्म वहाँ पर चल रहा है, अब भी, आज भी है और पहले भी था। तो वही चीज़ के बारे में हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्वसत्तावाद, यानी सर्व अधिकारवाद भी कहते हैं इसको। मतलब सारे अधिकार जो किसी एक पार्टी के पास हों और वही पार्टी पूरे देश को चलाती है और वो प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करती है इसको चलाने के लिए। तो इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो सर्वसत्तावाद है उसका अर्थ क्या है। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि जो सरकार है उसके जो हम अलग अलग तरीके जो होते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। तो ये सर्वसत्तावाद भी एक प्रकार है सरकार का। इसमें क्या है कि सर्वसत्तावाद में क्या है, सर्वसत्तावाद एक मजबूत केंद्रीय शासन की विशेषता है जो सभी को नियंत्रित और निषेधित करने का प्रयास करता है, जो ज़बरदस्ती और दमन के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर अपना नियंत्रण रखता है। तो मतलब सर्वसत्तावाद के अंदर हम ये क्या समझ रहे हैं कि वहाँ पर एक केंद्रीय नियंत्रण है। मतलब जो शासन चला रहा है देश के अंदर वो कोई एक केंद्र में है, वो पार्टी है एक जो चला रही है और वो दमन का इस्तेमाल कर सकती है। मतलब अगर लोग उसकी बात को मानेंगे नहीं तो लोगों का दमन करके ज़बरदस्ती उनसे की बात को मनवा सकती है और उनके ज़िंदगी के यानी कि उनके जीवन है उसका हर पहलू, चाहे उनका एक समाजी जीवन हो या फिर अगर हम देखें कि उनका निजी जीवन हो, उस तक के ऊपर वो कंट्रोल करती है और लोग उसी के साथ चलाते हैं, उनको चलते हैं जैसे वो सरकार चाहती है, वहाँ की जो पार्टी चाहती है उस हिसाब से ही चलते हैं। जैसे अगर हम आज के वक्त में देखें तो कम्युनिस्ट चाइना के अंदर देख सकते हैं, वहाँ की जो सरकार जैसे चाहती है वैसे चलते हैं लोग। और अगर इस चीज़ को हम देखते हैं जर्मनी के टाइम में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर या दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे देखते हैं तो उस टाइम भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि हिटलर था, हिटलर की पार्टी थी नाजी पार्टी, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जो देश था चलता था और वो प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते थे। मतलब प्रोपेगेंडा मतलब एक नज़रिया है उनका, उसको वो प्रचार कर डालते हैं और लोग उसको मानते हैं और नहीं मानते तो मनवाते हैं ज़बरदस्ती करके, लोगों को कंट्रोल करते हैं ज़बरदस्ती करके। वो सरकार पर लोगों का सरकार लोगों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल रखती है, चाहे उनकी निजी ज़िंदगी हो चाहे उनकी समाजी ज़िंदगी हो, वो पूरी तरह से उनको कंट्रोल करती है और लोगों से अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवाती है। राज्य व्यक्ति के सार्वजनिक और निजी दोनों हित, मतलब वो ये दोनों बातों को कंट्रोल करती है, चाहे जीवन का कोई सा पहलू हो, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो, दोनों ही पहलू उनके कंट्रोल में होते हैं सरकार के। जैसे अगर हम चाइना के अंदर देखते हैं, उन्होंने कहा कि वन चाइल्ड पॉलिसी थी पहले के अंदर, वो तो निजी मामला है कि उनको कितने बच्चे पैदा करने पर, वहाँ यहाँ पर ये है कि सरकार ने कहा कि तुम्हें इतने करने हैं तो इतने ही करने पड़ेंगे। निजी अगर फैसला भी लेना तो सरकार के साथ से ही लेना पड़ता था चाइना के अंदर, तो छूट मिल गई उसके अंदर, मगर वो ये एग्जाम्पल है कि उसके अंदर ये हिसाब था कि लोगों को माननी पड़ती है सरकार की बात ज़बरदस्ती हर पहलू। राज्य में केवल एक ही दल मौजूद होता है, मतलब जैसे हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना के अंदर, और अगर जर्मनी में देते तो नाजी पार्टी थी, उससे दूसरी पार्टी भी थी। मगर जब हिटलर ने कंट्रोल करा, जब वहाँ का वो बन के बैठ गया, जब मतलब डिक्टेटर बन गया हिटलर जर्मनी का, तो सारी बाकी जो पार्टी थी उसने बैन कर डाली, रिस्ट्रिक्शन लगा दी सब पार्टीज़ के ऊपर। इस प्रकार की व्यवस्था वाले राज्य में के नागरिक अन्य राज्यों की तुलना में अधिक देशभक्त क्योंकि होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा से प्रभावित होते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल समझना आसान है, क्योंकि अगर हम देखते हैं जर्मनी के अंदर से जब दूसरा विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध जब हुआ, जर्मनी हार गया उसके अंदर, तो दूसरे देशों ने क्या करा, उसके ऊपर जुर्माना लगा डाला। अब दूसरे देश तो परेशान, दूसरे देश लगा तो दिया जुर्माना उसके ऊपर, तो जो वहाँ के लोग हैं जुर्माना तो वही भरेंगे, तो सरकार उनसे टैक्स लेगी और फिर वो टैक्स इकट्ठा करके देगी दूसरे देशों को। तो इससे क्या है कि उन लोगों के बीच एक भावना पैदा होती है, जलन की भावना पैदा होती है, वो दूसरे दुश्मनी करने लग जाते हैं। तो इसी चीज़ का हिटलर ने इस्तेमाल करा, उनने प्रोपेगेंडा चलाया और लोगों के अंदर से क्या हुआ, देशभक्ति पहली, कि भाई जो दूसरे देश हैं ज़बरदस्ती हम पे कंट्रोल करें, से वो हमसे मतलब जुर्माना लगा के हमसे पैसे ले रहे हैं और हम उनके खिलाफ़ लड़ेंगे। तो क्या है कि इस चीज़ को, हाँ जुर्माना हटाना है तो हम देश के लिए काम करेंगे, तो वो इस चीज़ का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि दिखाते हैं कि जो दूसरी चीज़ है वो देश के फ़ायदे की। जैसे हम चाइना को देखते हैं,
चाइना के अंदर क्या है, वो हर चीज़ को इस तरह दिखा डालते हैं कि हम देश के नहीं फ़ायदा हो रहा है। नॉर्थ कोरिया में देखते हैं, वहाँ का जो डिक्टेटर वो भी यही चीज़ दिखाता है कि अगर हम कोई भी चीज़ हथियार ही बना रहे हैं, चाहे देश के अंदर दूसरे नागरिक को भी मार रहे हैं, तो वो देश हित के नहीं कर रहे हैं कि देश का नुकसान पहुँचा सकता है वो। तो इस तरह से वो हर चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि क्या है, मीडिया है, चाहे अखबार है, मीडिया का कोई सही सोर्स हो, अखबार हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, वो हर चीज़ के ऊपर उसका कंट्रोल होता है और वो उससे अपनी बातों की विचारधारा जो होती है उसको फैलाता है। नागरिकों के पास किसी प्रकार का स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं होता, मतलब क्योंकि राइट्स नहीं है, कि जब हम देख रहे हैं कि वो दमन का इस्तेमाल कर रहा है और लोगों के ऊपर विचारधारा थोप रहा है अपनी, तो वहाँ पर कहाँ से जाएगी स्वतंत्रता उनके पास, ना समानता भी नहीं होगी उनके अंदर। लोग हमेशा निगरानी में रहते हैं, क्योंकि सरकार को डर रहता है कि अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई, तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई खिलाफ आवाज़ उठाता है सरकार के, तो जो पार्टी की सत्ता है उसको गिरा के फेंक देगा, तख्ते पे मतलब तख्ता पलट कर डालेगा, उसके फिर सत्ता खत्म हो जाएगी सरकार पार्टी की। तो उसको बचाने के लिए सरकार ध्यान रखती है। चाइना के अंदर देखते वहाँ निगरानी रखी रहती है लोगों के ऊपर। नॉर्थ कोरिया के अंदर भी ऐसा ही होता है, और जर्मनी के अंदर भी सिख ऐसा ही था एक टाइम के अंदर, जिस टाइम हिटलर का शासन था वहाँ पर। तो वो ध्यान रखते हैं कि सरकार के खिलाफ कोई बोल तो नहीं रहा, अगर कोई बोल रहा हो तो सरकार सब पकड़ती है और मरवा देती है। ये काम हिटलर ने बहुत ज़्यादा करा, चाइना में भी होता है, नॉर्थ कोरिया में भी होता है। और अगर हम देखते हैं इटली के अंदर सरकार जो डिक्टेटर था वहाँ का, मोसोलिनी, उसने भी बहुत करा है इस काम को। तो सरकार नियंत्रण रखती है, निगरानी रखती है लोगों पर, लोग सरकार के खिलाफ बोल तो नहीं रहे, जो बोलते हैं उनको मरवा डालती है। सर्वसत्तावादियों में मतलब राज्य की राजनीतिक शक्ति अक्सर तानाशाह और पूर्ण समाज जो होते हैं उनके पास, मतलब जो सर्वसत्तावादी जो सिस्टम है उसके अंदर हम देखते हैं उसमें जो शक्ति किसके पास होगी, डिक्टेटर के पास है, यानी कि जो हम कहेंगे उसको तानाशाह। और पूर्ण सम्राट, मतलब दो तरह के सम्राट होते हैं अगर आज के साइंस में हम देखें। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो राजनीतिक, मतलब जो संवैधानिक राजा जो होता है, जैसे ब्रिटेन के अंदर होता है। और एक होता है जो मतलब पूरी तरह से राजा है, जैसे हम सऊदी अरब के अंदर देखते हैं। तो कोई इनमें से एक होगा, या तो पूर्ण राजा जो होगा वो होगा, या कोई डिक्टेटर होगा जो उसका इस्तेमाल करेगा। ये व्यवस्था सत्तावाद या तानाशाह की व्यवस्था के मतलब विपरीत है। अब जो हम देखते हैं जो सत्तावाद का मतलब क्या होता है कि सिर्फ जो सत्ता चला रहे हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें पर क्या है, अगर हम देखते हैं जो सत्तावाद है उसमें क्या है, जो पार्टी है वो लोगों को करती है कंट्रोल में, उनको तो दमन नहीं करती पहले एकदम से। वो पहले क्या करती है, लोगों को करती है, राजनीतिक बनाती है, पॉलिटिक्स का गेम खेलती, समाज समझाती है कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो देश के हित में, चाहे वो देश के हित में नहीं। जैसे अगर जर्मनी ने कहा कि हम दूसरे देशों से जंग लड़ेंगे, उससे हम जीत जाएंगे, फ़ायदा होगा हमारा, उससे तो नहीं तुम्हारा देश हित हो, वो तो पार्टी का फ़ायदा है, पार्टी का एक्सपेंशन होगा, उसकी जो सरकार चलेगी वो बड़े एरिया में चलेगी, लोगों को तो कोई फ़ायदा होगा नहीं उससे। लोग तो जब भी टैक्स भर रहे हैं वैसे भी टैक्स भरते रहेंगे वो, तो इससे कोई फ़ायदा तो नहीं। पर लोगों को दिखाया जाता है कि जो दूसरे देश हैं या दूसरे लोग हैं देश के अंदर, वो देशद्रोही हैं, इनको मार दो। या ये दिखाया जाता है कि जो दूसरे देश में दबा रहे हैं तो उनके खिलाफ हम लड़ेंगे। तो इसमें क्या है, ये क्या करते हैं, जो वहाँ की जनता होती है उसका करते हैं राजनीतिकरण। मगर जो सत्तावादी होते हैं वो कर राजनीति किनारे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जो नागरिक क्या कर रहा है, वो इससे सत्ता चलाना चाहते हैं। और जो होती है दूसरी तानाशाही के अंदर वो ये कि वो जो चलाना है बिल्कुल सिस्टम अपना, पर उससे थोड़ा सा अलग होता है। ये सिस्टम है वही, पर थोड़ा सा अलग है उससे। सरकार लोगों को अपने पक्ष में रखने के लिए उनका राजनीतिकरण करती है, जिसके लिए वे दुष्प्रचार का सहारा लेती है। मतलब लोगों को राजनीतिक बनाती है, उनके दिमाग में ये बात पैदा कर डालती है कि वो समझे राजनीति कि हमें फ़ायदा है, अगर हम इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, सरकार की बात को मान रहे हैं तो हमें फ़ायदा है उससे। उसके लिए क्या करती है, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करती है, मतलब अपने ही पक्ष की बात को सुनाती है। क्या करती है, मीडिया कंट्रोल में कर लेती है, जो उनकी पक्ष की बात होगी सही वो तो दिखा डालेगी टीवी के ऊपर या मीडिया में, उस चीज़ चलेगी। मगर जो उनके खिलाफ होगी उस बात को दबा देगा, और जो इस बात को उठाएगा उसको मार देंगे। सरकार एक विचारधारा का पालन करती है और लोगों को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं जर्मनी के अंदर क्या था, नाज़ी विचारधारा थी उनके अंदर कि जर्मनी जो हैं, जो जर्मन लोग हैं, जो जर्मन आर्य हैं, वो सबसे अच्छी नस्ल के लोग हैं, और उस बात को मानना पड़ता था लोगों को भी। वहाँ कोई बोल सकता नहीं था कि जो दूसरी नस्ल के लोग हैं वो बराबर है हमारे। और जैसे हम जानते हैं कि जर्मनी के अंदर हिटलर ने यहूदियों को मारा, जिप्सी लोग थे उनको ही मारा। तो उसमें क्या है, कोई एक विचारधारा है और सरकार उसको मनवाती रही है ज़बरदस्ती। आगे हम देखते हैं जो सर्वसत्तावाद है, इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। ये केवल एक राजनीतिक दल
के पास सारी शक्तियाँ होती हैं जो अन्य राजनीतिक दलों जो हैं उनको ख़त्म करने का अधिकार रखता है। मतलब इसमें क्या है कि सरकार जो चला रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पर सिर्फ एक पार्टी, जैसे हम जर्मनी में देखते हैं वहाँ नाज़ी पार्टी थी, उससे पहले दूसरी पार्टी भी थी। यहाँ पर जब नाज़ी पार्टी ने जब शासन व्यवस्था अपने कंट्रोल में ली, जब हिटलर ने कंट्रोल करा तो उसने क्या कहा, जितनी सारी पार्टीज थी सब पे बैन लगा दिया, उन सबको बंद कर डाला। सभी कंपनियां और संगठन भी राज्य के नियंत्रण में होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हर चीज़ के ऊपर नियंत्रण रखती है सरकार। वो क्या कर डालते हैं, जैसे हम इसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण करना, नेशनलाइजेशन कर डालती है हर चीज़, जो चीज़ होगी उसके सब सरकार के कंट्रोल के अंदर है। और जो लोग काम करते हैं उसके अंदर, चाहे उसका मैनेजर हो चाहे छोटा मजदूर हो, वो हर चीज़ सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। इसके अंदर सरकार मतलब नियुक्त कर डालती है लोगों को चुनने के लिए कि चुनो तुम बैठ के। वो जांच करते हैं कि सरकार के हित में कौन है, कि जो सरकार का भक्त है, उसको देख के वो उस चीज़ के अंदर कंट्रोल को दे डालती है, फिर चलाते हैं। मतलब कंपनी भी है, फैक्ट्रीज भी होंगी, मगर वही सरकार की हैं, देखने में लगे पर इनडायरेक्ट तौर पर वो उनकी विचारधारा को मानते होंगे। संचार और ऐसी ही अन्य तकनीक पर से भी सम्बन्धित चीज़, मतलब राज्यों का संचार और ऐसी ही अन्य तकनीकों से संबंधित चीज़ों पर भी सरकार का मतलब जो राज्य है उसका नियंत्रण होगा या फिर उसका अधीन है ये। क्योंकि प्रचार कैसे करेगी, इसका इस्तेमाल करती है, इसलिए इस पर भी कंट्रोल करती है सरकार। सभी प्रकार के हथियारों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। ये किस लिए है, ये इसलिए है कि हथियार किसी और के पास होना, लोग हथियार इकट्ठे करके सरकार के खिलाफ आंदोलन न कर डालें, जो सरकार है उसके खिलाफ क्रांति न कर दें, सरकार का तख्ता पलट न करते हैं। इसलिए सरकार कंट्रोल रखती है हथियार पर, कि देखती कौन हथियार ले रहा है और कौन कितने हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अर्थव्यवस्था पर भी कंट्रोल है, हर तरह से कंट्रोल। मतलब हम देखते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर क्या है, राज्य का हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल है, हर एक चीज़ के ऊपर, लोगों की ज़िंदगी से लेकर हर चीज़ के ऊपर, चाहे मामला युद्ध का हो, किसी चीज़ का भी हो, हर चीज़ कंट्रोल के पास होता है इसका। आगे हम देखते हैं सर्वसत्यवाद के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में। जो सिद्धांत मतलब किसने बताया इसके अंदर, किसने इसको तरह से लिखा, किसको समझाया, क्योंकि फॉलो तो हो रहा था ये, मगर किसी ने इसको एक तरह से थ्योरी तरह से पेश नहीं करा। इसको क्या दिखाते हैं कि कई जो राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक जो हैं उन्होंने जो ये सिद्धांत है सर्वसत्तावाद का सिद्धांत, इसको प्रतिपादन तो किया, मगर एक लेडीज़ थी, मतलब औरत थी, उन्होंने, जिनका नाम था हैना, उन्होंने इसको लिखा अपनी किताब के अंदर, इसका नाम था द ओरिजिन। उसके लास्ट पार्ट के अंदर ये लिखती हैं और बताती हैं कि जो जर्मनी के अंदर जो नाजी सिस्टम है और जो रूस के अंदर कम्युनिस्ट सिस्टम है उसकी व्याख्या करती हैं इसके अंदर, उसी तरह देती हैं परिभाषा कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है वहाँ पर। अब हम देखते हैं आगे जो सर्वसत्तावाद है उसकी जो आलोचना है उसके बारे में। लॉस्की कहता है कि जो सर्वसत्तावाद है विभिन्न बीमार विचारधाराओं का जमावड़ा है, जो कचरे की तरह है, मतलब कचरे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और वो आपस में लड़ते रहते हैं अपना एक जगह बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने की नहीं कोशिश करते हैं और लड़ते हैं इसके अंदर। अगर इस तरह से हम देखते हैं तो क्या है, ये बेकार है, कबाड़ है, और लोग लड़ रहे हैं कि अलग अलग नज़रिए के लोग रहते हैं एक जगह पर, और हर कोई चाह रहा है कि मैं आगे बढ़ के निकल जाऊं, और जो आगे बढ़ के निकल गया वो कुचल देता है किसी को। इस प्रकार इसे एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें तो लड़ाई चल रही है, कहाँ से कोई सिद्धांत फॉलो सही से हो पा रहा है इसके अंदर। इसे परस्पर विरोधी विचारों के संग्रह के रूप में माना जा सकता है, और इसमें काफ़ी विसंगतियाँ, मतलब संगतियाँ क्या है कि अलग अलग तरह से मतलब विचारधाराएँ हैं और लड़ाई झगड़े से उनके अंदर रहते हैं, मगर मिलजुल के रह पा रही हैं, क्योंकि एक तो कंट्रोल कर रहा है उनको। उदारवादी जो आलोचक हैं, मतलब जो चाहते हैं कि चेंजेस तो हों, क्रांति से ना हो, धीरे धीरे के चेंजेस हों, वो कहते हैं कि जो सर्वसत्तावाद है एक विनाशकारी उपकरण के रूप में कार्य करता है जो किसी की स्वतंत्रता को बाधित करता है, क्योंकि इसमें तो नागरिक जो है कंट्रोल में है गवर्नमेंट के, क्योंकि तो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो नियंत्रण रख रही है, तो इससे क्या है, जो उनके अधिकार हैं, अधिकार छीनना है। अधिकारों में एक अधिकार किसका है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो छीन जाता है इसको और सब खत्म कर डालता है वो। व्यक्ति के रूप में ये व्यक्ति को राज्य के पूर्ण अधिकार के अधीन करता है। मतलब जो इसमें क्या है कि जो अगर हम देखते हैं कि वो जो राज्य के अंदर व्यक्ति है वो पूरी तरह से कंट्रोल में जाता है राज्य के, जो सरकार चला रही पार्टी उसके अंदर, और उसके नहीं कि जो इंसान है, कोई इंसान की वैल्यू नहीं है, उसकी नहीं तो एक संसाधन है इंसान, कि वो उसको अपना काम निकालना है, अपना मतलब निकालना है, वो उसको इस तरह से करती कि जो उसकी ज़रूरत है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको इस्तेमाल करती है। आगे ये भी है कि समानता का सम्मान नहीं करते, क्योंकि इसमें तो क्या है, उन्होंने कहा कि कोई एक नस्ल खाली, मतलब
कोई एक नस्ल से हम जर्मनी का एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने कहा कि जर्मन आधे लोग अच्छे हैं, तो इसमें समानता तो रहेगी नहीं लोगों के अंदर। वो जो शासन चलाएंगे उनकी बात ज़्यादा चलेगी यहाँ पर, तो सबको बराबरी नहीं मिल पाती इसके अंदर। जिस इसमें एग्जाम्पल है कि जर्मन की श्रेष्ठता पर विश्वास करता है और प्रतिगामी सिद्धांतों के चारों से को बढ़ावा देता है। मतलब कि इसमें क्या है प्रतिगामी मतलब कि बदला लेने का सिद्धांत, क्योंकि अगर हम किसी को मारेंगे तो प्रकृति हमें ही मारेगा कोई ना कोई, तो उसी चीज़ को बढ़ावा देता है ये, मतलब बदले की जो कार्यवाही होती है उसको ये बढ़ावा देता है। आगे है कि जो सर्वसत्तावादी राज्य बहुलवाद और संविधान के चार के मतलब खिलाफ है। बहुलवाद मतलब वही कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो अलग अलग तरह के लोग, विचारधारा के लोग हैं, एक साथ में रहें, आसानी से रह सकें। और संविधान तो हम जानते हैं कि संविधान मतलब जो लिखित संविधान है, तो ये क्या है कि ये खुद तो मानते हैं अपना को सबसे ऊपर, तो जो संविधान है उसको क्या मानेंगे ये लोग, ये तो मानेंगे नहीं उस चीज़ को। तो इन्होंने कहा कि जो हमने कहा है वही बात मानी जाएगी, तो इस चीज़ को मानते नहीं, और सिद्धांत जो है उसके खिलाफ होते हैं ये। आगे है कि जो वो ये फिर संविधान सिद्धांत जो है, आगे जो है नैतिक सिद्धांत, मतलब क्योंकि अगर ये किसी के ऊपर निगरानी रख रहे हैं तो जो उसकी नैतिकता है इंसान की वो छिन नहीं है वहाँ पर, और इसको मर्डर मार डालते हैं, क्योंकि अगर किसी ने सरकार के खिलाफ बोला डायरेक्ट मारते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, या फिर उसको फांसी देंगे, या मतलब मारेंगे ऐसा कि दूसरे को इतना से निशानी मिल जाएगी, कोई दूसरे की हिम्मत ना करे। तो इनके बीच क्या है, नैतिकता भी नहीं होती, और ये युद्ध को बढ़ावा देते हैं। क्या है कि उदारवाद की विचार में आस्था नहीं रखता, और चर्चाद्वारा सरकार बनाने के जो संगठन, मतलब हम जैसे कहते हैं डिस्कशन करके सरकार बना लें, उसके बारे में कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें क्या है बस अपना राज करना है। आक्रामक साम्राज्यवाद का विचार सर्वसत्तावाद द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, क्योंकि ये गहन की अवधारणा में विश्वास करता है। अगर हम देखें कि जो ये है साम्राज्यवाद मतलब क्या, हमारा तो ये स्टेट है, बराबर में हमारे एक स्टेट है, और इसको कब्जा करके हम चलाएं सरकार इसके अंदर, तो ये होता है साम्राज्य। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा था हमारे इंडिया के ऊपर कंट्रोल करा, तो वो साम्राज्यवाद कहलाता है। तो इसको बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कि जो दूसरा देश है भाई, हमारे जो देश के लोग हैं उनको ज़मीन बड़ी चाहिए रहने की, नहीं हम तो बहुत सारे हैं, ज़मीन छोटी सी है, तो हम जो बराबर में देश है तो कब्जा कर लेते हैं, वो भी देश हमारा का भी हिस्सा था। जैसे जर्मनी ने कहा कि पोलैंड वगैरह जो दूसरे देश हैं, हंगरी वगैरह हैं, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पहले के ज़माने के अंदर हमारे देश थे, हमारे हिस्से, तो हम इन पर कंट्रोल करेंगे। तो वही चीज़ क्या होती है, इसको बढ़ावा देते हैं कि साम्राज्यवाद बनाओ, और फिर अगर कोई इससे करेगा तो वही बदली कार्रवाई बढ़ेगी, फिर वो जो एरिया एक्सपेंशन करने का जो सिद्धांत है वो उसको बढ़ावा देते हैं ये। देश का पुनः शस्त्रीकरण मतलब हथियार बनाना, दोबारा से हथियार बनाना शुरू करना, ये हथियार बनाने के बारे में ज़्यादा बात करना, उस चीज़ को बढ़ावा देता है। सैन्यकरण बढ़ावा देता है, मतलब हथियार बनेंगे तो सेना बड़ी होगी, हथियार बना किस नहीं रहे, सेना के नहीं, तो सेना को हथियार मिलेंगे तो सेना बड़ी हो जाएगी वहाँ से, फिर उससे क्या है कि जो युद्ध की आशंकाएं हैं वो ज़्यादा बन जाती हैं इससे, तो ये युद्ध के जो विचार हैं उसको बढ़ावा देता है ये। वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवधारणा से असहमत है, क्योंकि वो तो खुद को कह रहे हैं ना कि जो भी हैं हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं भाई, हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी को बराबरी का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये चीज़ को नहीं मानते, इस चीज़ को बिल्कुल असहमत हैं इस चीज़ से। और मार्क्सवादी हैं वो भी इसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि ये एक पतनशील जो है पूंजीपति सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट तो कह रही है कंपटीशन करो, मगर क्या है फिर भी जो पार्टी है वो कंट्रोल कर रही है इस चीज़ को। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और दूसरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और